तो देखिए, दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर के राजस्थान और यूपी तक फैला था। देखिए, पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिना सिम एक्टिव किए बैंक खाते साफ, साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक चोरी हुआ मोबाइल फोन, एक बुजुर्ग के बैंक खाते से निकले हजारों रुपए और फिर शुरू हुई साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क की खोजबीन। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने जांच आगे बढ़ाई तो सुराग दिल्ली से निकलकर जयपुर, मेरठ और गाजियाबाद तक पहुंच गए। पुलिस ने जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में छापेमारी की तो एक ऐसा सेटअप मिला जो किसी अवैध कॉल सेंटर जैसा नजर आया। आरोप है यहीं से साइबर ठगी का जाल बिछाया जाता था। 4 लैपटॉप, 2 टैब बरामद, 52 मोबाइल फोन और 145 सिम कार्ड, 70 डेबिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 6 POS मशीनें और 4 लाख कैश बरामद। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इनके पास से 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और इसके साथ साथ 145 सिम कार्ड और 70 ATM कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं वो बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 65 लाख जो कि इन्होंने फ्रॉड से कमाए थे वो लिंक हुए हैं और 4 लाख रुपए बरामदगी हुई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क था एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करता था जो कि बिना सिम कार्ड यूज किए हुए लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। जांच में सामने आया कि ये गिरोह कथित तौर पर चोरी किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। वहीं मेरठ और गाजियाबाद में म्यूल बैंक अकाउंट, POS मशीन और सिम उपलब्ध कराने वाला नेटवर्क एक्टिव था। ठगी की रकम ऑनलाइन पेमेंट चैनल और POS मशीनों के जरिए आगे ट्रांसफर की जाती थी और फिर उसे कैश में बदलने का खेल चला करता था। लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं। इसमें करीब 20-25 मोबाइल फोन, सिम कार्ड हमने कब्जे में लिए हैं। कई लैपटॉप्स हमने रिकवर करे हैं, इसमें सीज करे हैं और काफी म्यूल अकाउंट्स भी हमने इसमें आइडेंटिफाई करे हैं जिस पे अभी और कार्रवाई होनी बाकी है। अभी हमें KYC चेक करना पड़ेगा कि जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उन्होंने अकाउंट दिया है उसको वो सही था नहीं था, वो अभी चेक करना है। एक तो कोई सॉफ्टवेयर है जिससे वो फोन को अनलॉक कर लेते हैं, बिना फैक्ट्री रीसेट हुए फोन खुल जाता है और उसके बाद वो उसमें UPI एप्स के थ्रू मनी ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा ये कि पासवर्ड बहुत वीक होगा तो उन्होंने रैंडम पासवर्ड कई बार ट्राई किया होगा, कुछ हिट कर गया होगा तो उन्होंने उससे ऑपरेट कर लिया। अभी उनको पकड़ेंगे तब ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से उन्होंने। पुलिस ने वित्तीय लेन देन की मैपिंग और डिजिटल निगरानी के जरिए पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू की। इसके बाद जयपुर और मेरठ, गाजियाबाद में एक साथ कार्रवाई की गई। जयपुर से कथित मुख्य ऑपरेटर निखिल सोनी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि मेरठ, गाजियाबाद से म्यूल अकाउंट सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ 88 साल के बुजुर्ग ही इस गैंग के निशाने पर थे या फिर इस नेटवर्क ने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों के बैंक खातों को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और डिजिटल सबूतों के जरिए साइबर फ्रॉड के दूसरे मामले भी तलाश रही है। एक मोबाइल चोरी से शुरू हुई जांच और पहुंच गई अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क तक। अब पुलिस की नजर इस गिरोह से जुड़े उन लोगों पर है जो सिम, बैंक अकाउंट और POS मशीन उपलब्ध करवाकर साइबर ठगी के इस खेल को आगे बढ़ा रहे थे। न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के लिए दिल्ली से राजेश तंवर की रिपोर्ट।
और देश भर के कई इलाके बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। असम से लेकर के उत्तराखंड तक सैलाब से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं भारी बारिश के बाद रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो कहीं लोगों की राहत शिविरों को लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का हाल बेहाल है। नोएडा सेक्टर 148 में बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान एक स्कॉर्पियो जल भराव में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर से उसे खींचकर बाहर निकाला गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाटों के आपस में संपर्क टूट गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार भी बंद हो गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब गंगा में नाव का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार मार्ग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा के द्वार से के रास्ते से जो श्रद्धालु जाते हैं वो यही जो घाट का रास्ता है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसी रास्ते से माँ गंगा का दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अब यह मार्ग जो है अब श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया है। यह मार्ग बंद होने के कारण, यह रास्ता बंद होने के कारण अब श्रद्धालु सड़क मार्ग से ही दर्शन करेंगे, जिसके कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अब उस मार्ग पर ज्यादा नजर आएगी। और तो वहीं श्रद्धालुओं के अंदर भी मायूसी रहेगी, क्योंकि मां गंगा का आशीर्वाद लेने के साथ बाबा का जलाभिषेक कर पाते श्रद्धालु, लेकिन अब जल स्तर के कारण वो नहीं कर पाएंगे। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बाढ़ बारिश की चपेट में सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य प्रभावित हैं। असम में लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। इस साल बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कछार जिला शामिल है, जहां 22 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। लोगों को सुरक्षित इलाकों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडाला में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी पुल के ऊपर से बहती दिखाई दी, जिसकी वजह से पुल पार करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने किनारे के सभी मंदिरों और घाटों के करीब जाने पर रोक लगा दी है और लोगों से सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में भी भारी बारिश का असर दिखने लगा है। संजय गांधी पावर प्लांट के नजदीक जोहिला नदी पर बना मंठार डैम इन दिनों बारिश के पानी से लबालब है। मंठार डैम में जलस्तर बढ़ने से सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में लगातार बारिश के बाद मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मनियारी बांध और नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया है और पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में आई बाढ़ से दियारा के इलाके में हालात बदतर हो गए। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया। 2 दर्जन गांवों में पानी भर चुका है। बिजली खंभे और ट्रांसफार्मर तक डूब चुके हैं। बाढ़ बारिश से देश भर के कई हिस्सों में तबाही मची है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बारिश, सैलाब, सितम और राजगढ़ से आई ऐसी तस्वीर जो झकझोर देगी। एक वैन में 11 लोग सवार थे। निर्माणाधीन पुल के पास वैन पहुंची और सबने ड्राइवर को रोका कि आगे मत जाओ, लेकिन वैन आगे बढ़ी और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। 9 लोगों की जान इसमें चली गई। हालांकि कलेक्टर का ये कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही से इस हादसे की ये वजह है, ड्राइवर ने लापरवाही की और इसीलिए ये हादसा हुआ। राजगढ़ में सैलाब का सितम ऐसा कि एक मंदिर में कई श्रद्धालु फंसे थे और उनका भी रेस्क्यू किया गया है। नुकसान हो गया है, एक गाड़ी भी गई है जो मिली नहीं है। संध्या परमान तेज बहाव, दर्द बेहिसाब, बारिश का कहर, जानलेवा लापरवाही, डूबी कार, मौत का हाहाकार, न साइन बोर्ड न बैरिकेडिंग, इस मौत का कौन कौन जिम्मेदार। मॉनसूनी आफत में एमपी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन राजगढ़ से आई तस्वीर दिल दहला देती है, जिसने एक परिवार को कभी न भूलने वाला सदमा दिया। सारंगपुर इलाके के पढ़ाना में निर्माणाधीन पुल के पास तेज बारिश में कार फंस गई। कार में देवास के सतवास से कर्लावत जा रहा परमार परिवार सवार था। कार में 11 लोग थे। कार पानी में डूब गई थी और इधर नया पुल और बाईपास, उधर लोगों का कहना कि ड्राइवर को रोका गया कार को ना निकाले, लेकिन इल्जाम कि ड्राइवर ने उसकी एक ना सुनी और कार को निकाल दिया। सवाल है कि इसमें लापरवाही क्या सिर्फ ड्राइवर की है? सिस्टम भी कम लापरवाह नहीं, क्योंकि पुल के पास जल भराव था तो इसके लिए कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? क्यों बैरिकेडिंग नहीं की गई? सोचिए, कार डूबी, कई जिंदगियां पानी में समा गई। अगर दूसरी गाड़ियां भी ऐसे ही निकलती, सवाल तो यही कि बाईपास के निर्माण की क्वालिटी, साथ ही जल भराव था तो पानी निकासी की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं थी? इन मौतों के पीछे लापरवाह सिस्टम भी जिम्मेदार है। संज्ञान में आया भी स्पॉट देख करके कि नाले में पानी ज़्यादा होने के कारण रोड पे पानी था और दोनों साइड से जो भी लोग ड्यूटी पे थे और पब्लिक थी, उन लोगों ने ड्राइवर को मना किया। ये देवास की गाड़ी थी, सतवास की, वहाँ के लोग थे। 2 लोग रेस्क्यू हुए, बाकी 6 लोग की डेड बॉडी अभी मिल गई है। इस घटना में जो लोग भी जिनका भी डेथ हुआ उनको हम लोग RBC 64 में 4-4 लाख मुआवजा भी देंगे। बाकी पूरी जांच के बाद हम लोग जो है देखेंगे। राजगढ़ में बारिश के सितम की दूसरी तस्वीर देखिए। राजगढ़ के खिलचीपुर में जल मंदिर में कमर तक पानी और ऐसे श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। 6 श्रद्धालु फंस गए। महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु, बकायदा फरियाद की गई कि उन्हें यहां से निकाला जाए। वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन एक्टिव मोड में आया और इन श्रद्धालुओं ने राहत की सांस तब ली जब रेस्क्यू टीम पहुंची। करीब 1 घंटे बाद जिनका रेस्क्यू किया गया। अब राजगढ़ की ही तस्वीर नंबर 3। यहाँ एक यात्री बस नाले में फंस गई। पचोर पिपलिया के बीच नाला पार करते वक्त यह हादसा हुआ। जैसे ही नाले में यात्री बस पहुँचते ही खराब हो गई। यात्रियों की जान पर बन गई थी। इधर बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर गेट से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। नदी नाले उफान पर है। ये तस्वीरें हैरत में डाल रही है और सावधान भी कर रही है कि लापरवाही से बचे और ऐसी आफत से भी बारिश में जोखिम न लें। राजगढ़ से राहुल विजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर यह है कि जनरल मुनीर पाकिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा सकते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि यह साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान खुद अपनी ही जमीन पर एक साथ 4 मोर्चों पर बुरी तरह से सुलग रहा है। पश्चिम में बलूचिस्तान की विशाल पहाड़ियों से लेकर के उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों तक और पूर्व में गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों तक
पाकिस्तानी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा, केपी में टीटीपी का समानांतर शासन, पीओके में आवाम की बगावत और सिंध पंजाब में गहराता आर्थिक और सामाजिक असंतोष, इन 4 मोर्चों पर घिरी जनरल मुनीर की कठपुतली वाली शहबाज सरकार अब बेबस दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें रावलपिंडी के GHQ पर टिकी हैं, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खड़े हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या जनरल मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की सोच रहे हैं? अब देखिए क्या है इस वक्त पाकिस्तान की जमीनी हकीकत। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना और सरकार पूरी तरह से इस खूनी गदर में घिर चुकी है। पीओके में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की कट्टर सरकार से आजादी के नारों से पीओके की घाटियां इस वक्त गूंज रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ जबरदस्त पलटवार जनता का देखने को मिल रहा है। लेकिन बात उन खास मोर्चों की जहां पाकिस्तानी फौज की पकड़ पूरी तरह से ढीली हो चुकी है, और वो जगह है पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पिछले 90 दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों प्रांतों में सेना, FC और पुलिस को निशाना बना करके 200 से ज्यादा सीधे हमले किए गए। इन हमलों में IED विस्फोट, एम्बुश, सुसाइड अटैक और चेक पोस्ट रेड भी शामिल है, यानी पूरी तरह से उनकी चौकियों पर कब्जा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और दूसरे उग्रवादी गुटों ने बलूचिस्तान के नेशनल हाईवे और दूर दराज के जिलों पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड और फतह स्क्वाड ने सेना के काफिलों और चेक पोस्ट पर 75 से ज्यादा हमले किए। 4 से 8 जुलाई 2026 के बीच BLA ने हन्ना उराक, मंडी डैम और लसबेला में हुए सिलसिलेवार हमलों में 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। 17 जुलाई 2026 को BLA ने मस्तंग में हमला किया। BLA ने मस्तंग से खदकोचा में सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 45 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा BLA की ओर से किया गया। चीनी CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना अब अपने ही कप्तानों और जवानों को बलूच लड़ाकों के घात लगाकर किए गए हमलों से बचा नहीं पा रही है। अगस्त 2026 के पहले हफ्ते तक बलूचिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में हिंसा का आंकड़ा इस साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, जहां 600 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा यानी KP की स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक है। पिछले 90 दिनों में TTP और उससे जुड़े गुटों ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर 120 से ज्यादा हमले किए। केवल जून और जुलाई के महीने में ही बन्नू, लक्की मरबत, कुर्रम और बाजौर जिलों में सुरक्षा बलों के लगभग 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान और पुलिसकर्मी मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में अपनी समानांतर अदालतें और टैक्स वसूलने का ढांचा खड़ा कर लिया है। हाल ही में एक स्थानीय शांति मार्च के दौरान हुए घातक विस्फोट ने यह साबित कर दिया कि पख्तून जनता अब इस्लामाबाद की दोहरी नीतियों और पाकिस्तानी सेना के टारगेट ऑपरेशंस के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर उतर आई है। ये दहशत करते जो छतों पे चढ़े, तो मैं आपसे यही कहूंगा और अरबाब इख्तियार से भी कहूंगा कि ना हमारा किसी मिलिटेंट ग्रुप से तल्लुक है, ना हम मिलिटेंसी पर यकीन रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बुनियादी हकूक के लिए
अपनी पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं, जमहूरी और पुरअमन और सियासी जदोजहद पे यकीन करते हैं, कहते हम किसी भी तरह किसी भी मुसल्लह तहरीक पे हम यकीन नहीं रखते। इसके अलावा पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेतृत्व में हजारों लोगों का विशाल जुलूस आगे बढ़ा और फिर पाकिस्तानी पुलिस के साथ हिंसक झड़पों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की पोल खोलकर रख दी। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेकेजेएसी के नेतृत्व में मई से शुरू हुआ नागरिक आंदोलन जून, जुलाई और अगस्त 2026 में हिंसक रूप ले चुका है। जून से अगस्त के बीच पीओके जिसमें कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग के चलते 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। झड़पों में 80 से ज्यादा लोग और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अगस्त 2026 के शुरुआत में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पीओके में ज्यादातर सीटों पर प्रांतीय चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा।